वीडियो में हम पढ़ेंगे रोमांटिक लिटरेचर, ठीक है। तो इसमें तुम्हें फुल नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, और आपका पेपर यहीं से आएगा। तो आपको कहीं और दूसरी वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है, और आप बस ये पूरा देख लो तो आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे पहले यूनिट 1। तो इसमें है इंट्रोडक्शन टू रोमांटिक लिटरेचर। तो इसमें रोमांटिज्म क्या होता है? तो रोमांटिज्म इमर्ज हुआ था लेट 18 एंड अर्ली 19 सेंचुरीज में। कब हुआ था? लेट 18 एंड अर्ली 19 सेंचुरी में। और इसमें ना रिएक्शन किसके मतलब किसके अगेंस्ट रिएक्शंस दिए गए थे मतलब इन सेंचुरीज में, जैसे कि 18 लेट सेंचुरी एंड अर्ली 19 सेंचुरी में। तो इसमें रिएक्शन दिए गए थे, इन सब चीजों के अगेंस्ट दिए गए थे, ऐसे इन सब चीजों के अगेंस्ट, यानी कि नियो क्लासिकल एम्फेसिस ऑन रीजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, सेंट्रल कंसर्न्स, नेचर, इमेजिनेशन, इमोशन, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। तब मैं इन सारे मतलब इन जो भी आपके जो यूनिट्स हैं उनका ओवरव्यू लेंगे एक, क्योंकि वो काफी डिटेल है, और आपने जो पोएम्स वगैरह जो ये सब है आपके, तो वो आपने अपना पढ़ा होगा अपने बुक्स वगैरह में, टेक्स्ट बुक वगैरह में। तो हम इसका ओवरव्यू लेंगे इन सब चीजों का, ठीक है। तो romantic poets viewed poetry as expression of personal feelings, a medium to explore nature, childhood, suffering, joy, and the sublime. इनकी जो romantic poets थे वो poetry को अपने personal feelings की तरह देखते थे, यानी कि जिसमें वो अपने personal feelings को express कर रहे हैं, एक medium जिसके थ्रू वो अब nature को explore कर रहे हैं, अपने बचपन की चीजें बता रहे हैं, अपने बचपना को क्या कर रहे हैं, explore कर रहे हैं, अपनी परेशानियां, अपनी खुशी, joy वगैरह वो, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह को, या फिर तो इस सारी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो रोमांटिक जो पोइट थे वो पोइट्री को मतलब इन्हीं बेसिस पे क्या करते थे, लिखते थे। तो इसमें हमारे पहले जो रोमांटिक पोइट है वो विलियम ब्लेक है, यानी कि ये सॉन्ग क्या लिखते थे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, यानी कि जो सॉन्ग्स लिखते थे इनोसेंस पे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस पे लिखते थे। क्या लिखते थे? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस पे लिखते थे। ब्लेक बिलीव्ड पोइट्री शुड रिवील स्पिरिचुअल ट्रुथ, यानी कि वो बिलीव करते थे जो पोइट्री होनी चाहिए वो स्पिरिचुअल ट्रुथ को रिवील करनी चाहिए, और उन्होंने अपोज करा था सोशल इनजस्टिस को, इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन को, इंस्टीट्यूशनल रिलीजन को। और जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस है वो प्रेजेंट करते हैं टू कॉन्ट्रेक्टरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल को, ठीक है। तो उनमें उनका पहला जो था, जो सॉन्ग्स वगैरह था, है ना, किसका? ब्लेक का। तो है पहला है द लैम्ब। तो द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पहला क्या है? द लैम्ब। तो इसका थीम है, यानी कि इसमें थीम में क्या क्या शो होता है, क्या थीम क्या बताता है? इनोसेंस को, प्योरिटी को, डिवाइन लव को, चाइल्ड लाइक फेथ इन गॉड, यानी कि गॉड पे फेथ को, सिंबोलिज्म को। और जो लैम्ब है वो किसका है? सिंबल ऑफ क्राइस्ट का, यानी कि जो गॉड थे, है ना, क्राइस्ट गॉड थे, वो उनका सिंबल है जो लैम्ब है। और इनोसेंस का सिंबल है जेंटलनेस का। चाइल्ड स्पीकर रिप्रेजेंट अनकरप्टेड परसेप्शन, यानी कि जो चाइल्ड स्पीकर वो रिप्रेजेंट करता है अनकरप्टेड परसेप्शन को। टोन स्टाइल यहाँ पे सिंपल है। राइमिंग कपलेट्स है यहाँ पे, यानी कि नर्सरी रैंक क्वालिटी है। मैसेज यहाँ पे क्या मिलता है? गॉड बेनोवोलेंट होते हैं, क्रिएशन हार्मोनियस होता है, और जो फेथ होता है वो गॉड पे कैसा होता है? जॉयफुल और इंस्टिक्टिव होता है। नेक्स्ट सॉन्ग था एक्सपीरियंस का, द टाइगर। इसका थीम था पावर, फियर, मिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन, जैसे कि टाइगर वर्ड होता है ना, उससे लिया गया। तो टाइगर, लेकिन वाई यहाँ पे लग रहा है, तो पावर का, जैसे टाइगर का तो पावर होता है, उससे लोग डरते, तो पावर, फियर, मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन का यहाँ पे थीम है। और जो कि क्वेश्चनिंग करता है नेचर ऑफ गॉड को। और सिंबोलिज्म क्या है यहाँ पे? टाइगर मतलब एनर्जी, या फिर वॉयलेंस, यानी कि या फिर रिवॉल्यूशनरी फोर्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है टेरिफाइंग एस्पेक्ट ऑफ द क्रिएशन को। इसमें कैसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे कि हाउ कैन द सेम गॉड क्रिएट बोथ लैम्ब एंड टाइगर को, यानी कि जो गॉड होते हैं वो दोनों को सेम तरीके से क्रिएट करते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग से डिफरेंट होती है, दोनों अलग चीजों को सिंबलाइज करते हैं। इज गॉड बेनोवोलेंट एंड और डिस्ट्रक्टिव, यानी कि गॉड बेनोवोलेंट है फिर डिस्ट्रक्टिव है। तो यहाँ पे टोन यानी क्वेश्चनिंग टाइप की, इंटेंस टाइप की, यानी कि चौकने टाइप की रखी गई है। इसके सिग्निफिकेंस एक्सपीरियंस शो करते हैं एज अवेयरनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मोरल एम्बिग्विटी।
एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो एक्सपीरियंस वगैरह दिखाया गया है, तो वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में था द टाइगर। नेक्स्ट है इसमें द चिमनी स्वीपर, तो ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का में आता है। इसका थीम है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और फॉल्स कंसोलेशन थ्रू रिलीजन के थ्रू फॉल्स कॉन्सोलेशन। इसमें कंटेंट है जो चाइल्ड चिमनी स्वीप एक्सेप्ट सफरिंग, यानी कि जो वो क्या है, वो सफरिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। ड्रीम ऑफ हेवन कंफर्ट्स हिम, जो मतलब जो ड्रीम ऑफ हेवन है कि जो हेवन तक जाने का जो ड्रीम है उसे कंफर्ट करता है। यहाँ पे टोन जेंटल नेव ऑप्टिमिस्टिक रखी गई है। यहाँ पे आयरनी क्या है, इनोसेंस को जो बता रहे हैं वो आयरनी है, क्योंकि यहाँ पे तो चाइल्ड के साथ क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। चर्च यूजेस रिलीजन टू पैसिफाई सफरिंग, यानी चर्च का यूज करा गया रिलीजन यानी सफरिंग वगैरह दिखाने के लिए। नेक्स्ट इसी में द चिमनी स्वीपर में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का में क्या थीम है, सोशल प्रोटेस्ट, हिपोक्रेसी ऑफ द चर्च, पेरेंट्स का टोन है इसमें एंग्री, एक्यूसेटरी और बिटर है। यहाँ पे इनोसेंस वर्जन से की डिफरेंस है काफी, यहाँ पे अवेयर है एक्सप्लॉयटेशन से, जो चाइल्ड है वो क्या अवेयर एक्सप्लॉयटेशन से। रिलीजन इज एक्सपोज्ड एज ऑप्रेसिव, यानी कि रिलीजन को ऑप्रेसिव की तरह बताया गया। यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है, सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड सफरिंग, लॉस ऑफ इनोसेंस लीड्स टू पेनफुल ट्रुथ, यानी कि उसके लिए जो इनोसेंस लॉस हो रहा है चाइल्ड का वो पेनफुल ट्रुथ की वजह से हो रहा है, यानी कि जो पेनफुल ट्रुथ है सच्चाई है ना, यानी कि पेनफुल जो सच्चाई है, और सोशल चाइल्ड की सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो सेकंड हमारे पोइट है इनका पढ़ेंगे हम विलियम वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ, तो जो ये इनकी जो पोइट्री थी वो कैसी होती थी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स, यानी कि स्पॉन्टेनियस वे में दिखाती थी। यानी ये बताते कि जो नेचर है वो टीचर है, मोरल गाइड भी है, स्पिरिचुअल फोर्स भी है, यानी वो हमें सिखाता है, मोरल गाइड गाइड भी हमारा हमें गाइड करता है। तो इसमें उन्होंने पहले लिखा था टिंटन अबे, टिंटन अबे, यानी और ये जो पोएम था उन्होंने लिखा था टिंटन अबे, तो उनका पहला पोएम इसका में पढ़ेंगे। इसका नेचर था ब्लैंक वर्स था, रिफ्लेक्टिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल था। इसका थीम क्या था, मैन एंड नेचर के बीच का रिलेशनशिप, यानी कि जो ओवर टाइम में चेंज होता रहता है। उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप बताए थे, यूथ जो कि सेंसरी प्लेजर होता है, मैच्योरिटी जो कि इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन बताता है, फिलोसफिकल स्टेज जो कि नेचर को बताया गया है एज अ मॉरल गाइड, नेचर का क्या रोल होता है, हीलर होता है ऑफ माइंड का, सोर्स होता है पीस का, मोरल इन्फ्लुएंस करता है। और जहाँ पे रिवर वाई वो सिंबल है कंटिन्यूटी एंड मेमोरी का, जो कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट उनका है पोएम जो लंदन, यानी कि इसका थीम है सोशल क्रिटिसिज्म का और अर्बन माइस्ट्री का। इसमें क्या की कंसर्न्स है, पॉवर्टी हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, पॉलिटिकल ऑपरेशन हो गया, मॉरल डीके में। और इसमें इमेजरी क्या है, यानी कि जो इमेजरी यानी कि जो चीजों को सोच लेना और इस बेसिस पे बताना, जैसे इमेजिनेशन के वे पे, जैसे कि चार्टेड स्ट्रीट हो गए, माइंड फॉरजेड मैनिकल्स हो गया। यहाँ पे टोन पेसिमिस्टिक रखी गई है, एंग्री रखी गई है, प्रोटेस्ट ओरिएंटेड, फ्रीडम वर्सेस ओप्रेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, और कैसे नेचर हील करती है सिटी, और जैसे और सिटी कैसे, यानी कि नेचर हील्स का बता रखा है, जैसे सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। नेक्स्ट पोइट है सैम्यूल टेलर कॉलरिज, तो इन्होंने फोकस करा था इमेजिनेशन पे, सुपर नेचुरल पावर्स हो गए, साइकोलॉजिकल स्टेट्स हो गए, नेचर रिफ्लेक्ट करता है इमोशनल, यानी कि इनर इमोशनल कंडीशंस को। तो पहला इनका पोएम था कुबला खान, तो इसका नेचर क्या था पोएम का, फ्रेगमेंटरी, ड्रीम विजन, हाईली इमेजिनेटिव। थीम्स था क्रिएटिव इमेजिनेशन, मिस्ट्री ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन, पावर ऑफ पोएट्री। की इमेजेस में प्लेजर डोम हो गया, सैक्रेड रिवर एल्प हो गया, केव्स एंड चेज्म हो गया। सिग्निफिकेंस इसका पोएट्री एज द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, इन्होंने जो पोएट्री लिखे थे वो इमेजिनेशन के बारे का प्रोडक्ट था। इमेजिनेशन यानी कि वर्ल्ड से करवा रहा था, और कोई रीजन नहीं था, बस इमेजिनेशन का, यानी कि जो इन्होंने इमेजिन देखा वर्ल्ड में उसे अपने उन्होंने लिख दिया अपने मतलब पोएम्स में। और आर्टिस्ट को एज अ विजनरी दिखाया जा रहा था। उनका सेकंड पोएम था डिसेक्शन एंड ओड, इसका थीम था लॉस ऑफ जॉय एंड क्रिएटिविटी, इमोशनल डेसोलेशन। इसका क्या की आइडिया था,
नेचर कैन नॉट इंस्पायर अनलेस द पोएट हैज द इनर जॉय, यानी कि जो नेचर होता है इंस्पायर नहीं होता जो अनलेस जो पोएट में अगर इनर जॉय हो तो, यानी कि पोएट में लिखने की वो होना चाहिए ना, वो अपने मतलब कैसे एक्सप्रेस करे अपने पोएम में तब, और कैसे नेचर को प्यार में बता रहे हैं कि नेचर कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कॉन्ट्रास्ट विथ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ मतलब कि जो नेचर को जो नेचर है वो माइंड को हील करता है, तो उन्हें तो उनके मतलब जो वर्ड्स वो थे मतलब पोएट थे, उनसे कैसे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है जो इनका है कॉलेज का। उन्होंने बताया था कि जो नेचर होता है वो हील करता है माइंड को, और कॉलेज ने बताया जो माइंड है वो हेल्दी रहना चाहिए नेचर को फील करने के लिए। नहीं, दोनों ने अलग अलग चीजें बताया दोनों पोइट ने। वर्ड्सवर्थ ने बताया कि जो नेचर होता है वो माइंड को हील करता है, और कॉलेज ने बताया कि माइंड हेल्दी भी तो रहना चाहिए नेचर को फील करने के लिए। और टोन इसमें मेलनकॉलिक था, इंट्रोस्पेक्टिव था, कन्फेशनल। तो इसमें यूनिट 1 में जो ब्लेक थे उन्होंने इनोसेंस एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया, जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने नेचर को एज अ मोरल पावर बताया, और कॉलेज ने इमेजिनेशन एंड इनर साइकोलॉजी पे फोकस किया। और इसमें हमने कोर आइडियाज पढ़े रोमांटिसिज्म के। किसके? रोमांटिज्म के। तो तुम्हारा सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में हम जो पोइट्स के बारे का फोकस देखेंगे। पर्सी बेसी सैली हो गए, जॉन कीट्स हो गए, जो यानी कि कैसे ये आइडियल्स थे रोमांटिक पोइट्स, ये कैसे आइडियल्स थे रोमांटिज्म को आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए। उन्होंने क्या आइडियाज देते हैं जैसे कि इमेजिनेशन हो गया, ब्यूटी, नेचर, फ्रीडम। और इसमें उनमें क्या, और यानी कि इनके दोनों के जो पोइट्स थे उनके जो आइडियाज में क्या डिफरेंस थे। शैली ने रिवॉल्यूशनरी आइडियलिस्टिक थे, किट्स एस्थेटिक एंड सेंशुअस फिलोसफिकल थे। फर्स्ट है, अब इनका पढ़ेंगे हम, इनका जो पोएम्स को पढ़े को देखेंगे जो तो इसे आपको मैं आगे बताने से पहले बता दूं कि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, क्योंकि आप अगर ना एक सब्सक्राइब भी करते हो ना तो आपको जो एक सब्सक्राइब करना होता है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर, और आपको वीडियो पसंद आएगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, और वीडियोस को लाइक भी करना। तो हम आगे देखते हैं। तो जो पर्सी बेसी शैली थे, उन्होंने यानी कि रिवॉल्यूशनरी एक पोएट थे वो, जो कि रिवॉल्यूशन, होप, रीजनरेशन के बारे में बताते थे। वो मतलब सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में बिलीव करते थे। उन्होंने नेचर को एज अ डायनेमिक पावरफुल बताया था, और सिंबल ऑफ चेंज बताया था। तो पहला उनका पोएम था ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। सो उसका स्ट्रक्चर क्या था, फाइव सेंटोस हो गया, टेरसा रीमा हो गया, ऑड फॉर्म हो गया। क्या थीम था? चेंज एंड रिन्यूएबल, a power of nature, poet's desire for the inspiration, west wind as a symbol। तो मैं आपको इन सब यूनिट्स का सब हम ओवरव्यू दे रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि आपने ये सब पोएम्स तो पढ़ी रखी होगी ना अपने बुक्स वगैरह में, और क्योंकि वीडियो लंबी भी हो जाती है और सब सब कुछ पीडीएफ में लाना भी मुश्किल होता है ना। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयर यानी कि जो कि स्कैटर्स करते हैं डेड लीव्स को। प्रिजर्वर जो कैरी सीड्स फॉर अ न्यू लाइफ। प्रिजर्वर कौन है? जो कि सीड्स को न्यू लाइफ देने के लिए, मतलब ट्रीज को, नेचर को न्यू लाइफ देने के लिए जो सीड्स को कैरी करे, तो प्रिजर्वर होगा। डिस्ट्रॉयर जो कि डेड लीव्स को स्कैटर कर रहा है, मतलब यानी कि क्या कर रहा है, फैला दे रहा है, उसके वजह से डेड लीव्स वगैरह टूट रहे हैं, तो डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ पे विंड, जो वेस्ट है ना, विंड है, वो इन सब चीजों का सिंबल है। विंड रिप्रेजेंट करता है नेचर साइकिल ऑफ डेथ और रीबर्थ को, यानी कि बर्थ होता है फिर डेथ होता है, फिर दोबारा से रीबर्थ होता है। पोइट ने कंपेयर किया खुद को लीफ से, क्लाउड से, वेव से। सीक रिन्यूएबल ऑफ द स्पिरिट, क्रिएटिव पावर से। और उनकी क्या फेमस लाइन थी, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर विंटर आ गए तो जो स्प्रिंग है वो दूर थोड़ी है, वो भी तो आएगा ना। तो ये एक होप का सिंबल है, एक रिवॉल्यूशन का सिंबल, एक होप है कि वो आएगा, एक रिवॉल्यूशन का। सिग्निफिकेंस ब्लेंड्स पर्सनल सफरिंग विथ यूनिवर्सल होप, यानी यूनिवर्सल होप के साथ पर्सनल सफरिंग को ब्लेंड कर लेना, यानी उसे मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पे वेस्ट वाइंड है, वो फोर्स ऑफ पोएटिक एंड सोशल चेंजेस को दर्शाता है। नेक्स्ट उनका पोएम है ऑसिमैंडियास। तो इस पोएम का क्या नेचर है? सोनेट, आयरनिकल हो गया टोन। थीम है ट्रांजिएंस ऑफ पावर, ह्यूमन प्राइड एंड एरोगेंस।
सिंबलिज्म है यहाँ पे ब्रोकन स्टैचू है, फॉलन एम्पायर, डेजर्ट है, टाइम एंड नेचर्स डोमिनेंस। यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है? पॉलिटिकल पावर इज टेम्पररी, आर्ट आर्ट आउटलिव्स टायरनी बट नॉट एरोगेंस। रोमांटिक एलिमेंट यहाँ पे क्रिटिक ऑफ अथॉरिटी, नेचर एज अ सुपीरियर फोर्स। नेक्स्ट है पोइट है जॉन कीट्स। जो ये पोइट क्या, इन्हें पोइट बोला जाता है ब्यूटी एंड आर्ट का, क्योंकि ये बिलीव करते हैं जो ब्यूटी है वो ट्रुथ है, और उन्हें वही फोकस करते हैं अपने पोएम यानी कि पोएम्स में सेंसेस, इमेजनरी पे, इमोशनल इंटेंसिटी पे। तो इनका पहला पोएम है और टू अ नाइटिंगेल, यानी कि जो है ना बर्ड होता है ना कि नाइटिंगेल। तो थीम है इसका एस्केप फ्रॉम पेन, ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ वर्सेस परमानेंस ऑफ आर्ट। की आइडियाज उन्होंने क्या दिए थे जॉन कीट्स ने? पोइट लॉन्ग्स टू एस्केप ह्यूमन सफरिंग, डेथ। नाइटिंगेल यहाँ पे सिम्बलाइज करता है इमॉर्टल सॉन्ग को, यानी क्योंकि वो जो होता है, वो जो बर्ड होता है वो गाने गाते हैं ना, जो नाइटिंगेल बर्ड होता है, तो यहाँ पे इमॉर्टल सॉन्ग को सिम्बलाइज करता है, टाइमलेस ब्यूटी को, मूड को, मेलनकॉलिक को, नहीं मेलनचॉलिक को, जैसे मेलनकॉलिक मेलनचॉलिक बोले, जैसे मेलनचॉलिक बोल सकते हो, ड्रीम लाइक है ना। और कंक्लूजन क्या है? इमेजिनेशन यहाँ पे ऑफर करता है टेम्पररी स्केप को, नॉट परमानेंट रिलीफ, यानी कि इमेजिनेशन करने से क्या मिलता है? टेम्पररी रिलीफ मिलता है, स्केप को मिलता है ना। स्केप कर सकते हो तुम अपने परेशानियों से, प्रॉब्लम से, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता उससे, इमेजिनेशन से। तो एक टेम्पररी स्केप होगा। नेक्स्ट पोएम है ऑर्डर ऑन एन ग्रेसियन उर्न। इसका थीम है आर्ट वर्सेस लाइफ, परमानेंस वर्सेस चेंज। सिंबोलिज्म अर्न का मतलब है इंटरनल ब्यूटी, फ्रोजन मोमेंट हो गया। की आइडियाज है यहाँ पे, आर्ट कैप्चर्स करते हैं परफेक्ट मोमेंट्स को, लाइफ इम्परफेक्ट होती है, ट्रांजिएंट होती है। और यहाँ पे उनका जो ये पोएम का जो लाइन है, जो फेमस लाइन है, वो ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। ये मैसेज प्रोवाइड करता है, आर्ट मतलब करते हैं, आर्ट प्रोवाइड्स आइडियल ब्यूटी बियॉन्ड टाइम, यानी कि जो आर्ट होता है वो आइडियल ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं टाइम के बियॉन्ड, यानी कि टाइम बढ़ते बढ़ते वो एक ब्यूटी प्रोवाइड करता है जो आर्ट होता है। नेक्स्ट पे पोएम और टू ऑटम। इसका थीम है एक्सेप्टेंस ऑफ नेचुरल साइकिल, यानी कि नेचुरल साइकिल को एक्सेप्ट करने का, हार्मनी, फुलफिलमेंट, इमेजरी, रैपिड फ्रूट हार्वेस्ट, सॉफ्ट डीके। यहाँ पे टोन है काम, मैच्योर कंटेंट, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस है लाइफ का सेलिब्रेशन करना, फुलनेस से, है ना, स्केप नहीं करना, लाइफ को फुल सेलिब्रेट करना जो है उसमें, है ना, सेटिस्फेक्शन शो करना। नेचर को एज ए कंप्लीट एंड सेल्फ सफिशिएंट बताया गया है। तो यहाँ पे जो शैली थे उन्होंने नेचर को रिवॉल्यूशनरी फोर्स की तरह बताया, कि इसने ब्यूटी पे फोकस किया है और आर्टिस्टिक परमानेंस का बारे में बताया, और इन्होंने दोनों मिलके एक विजन प्रोवाइड करी है, होप की, हार्मनी की। नेक्स्ट यूनिट है मैरी सेली फ्रैंकस्टीन। ठीक है, तो अब इनका पढ़ना है, इनके नोवेल का इंट्रोडक्शन है। फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथियस 1818 में इज अ गॉथिक रोमांटिक नोवेल रिटन ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड, यानी कि रोमांटिक पीरियड के दौरान लिखी गई थी। ठीक है, रोमांटिक पीरियड के दौरान लिखी गई थी, यानी कि लेट 18th सेंचुरी और 19 अर्ली सेंचुरी में। तो ये एक्सप्लोर करता है लिमिट्स ऑफ ह्यूमन एम्बिशन को, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड नेचर को, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रिएटर। कंबाइंस करता है गॉथिक हॉरर, रोमांटिक फिलॉसफी, सोशल क्रिटिसिज्म, नरेटिव स्ट्रक्चर, और फ्रेम्स टू नैरेटिव क्या करते हैं? रॉबर्ट बर्टन स्लैटर्स को, विक्टर फ्रैंकस्टीन स्टोरी हो गया, द क्रिएटर्स नैरेटिव, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव को क्रिएट करता है, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, एम्बिग्विटी हो गया। क्या थीम्स है? साइंस वर्सेस नेचर, विक्टर चैलेंजेस नेचर लिमिट्स by creating life, presence enlightenment, rationalism, scientific arrogance, nature acts as healer, moral corrective, Victor's neglect of nature leads to tragedy. Secondly, creation and responsibility, Victor creates a creature but abandons him, failure as a moral parent highlights ethical responsibility of creators. Next, isolation and alienation. Victor isolates himself in pursuit of knowledge. Creature isolated due to appearance. Loneliness leads to suffering, violence. Next है nature versus nurture. Creature is not born evil, यानी कि जो creature है वो मतलब evil मतलब यानी बुरा born नहीं हुआ है, because वो बन जाता है violent due to rejection, lack of love, और रेजिस कोयल, यानी कि इसमें क्या क्वेश्चंस रेज मतलब करे गए थे, इज इविल इनेट और सोशली प्रोड्यूस, यानी सोशल प्रोड्यूस होता है या फिर इनेट होता है, यानी बर्थ से ही आता है। नेक्स्ट है इसमें नॉलेज वर्सेस नॉलेज एंड एम्बिशन। विक्टर्स डिजायर फॉर फॉरबिडन नॉलेज मिरर्स
प्रोमेथेस पनिशमेंट फॉलो करता है, एक्सेसिव एम्बिशन, वार्निंग अगेंस्ट अनचेक्ड साइंटिफिक प्रोग्रेस। और इसमें कैरेक्टर एनालाइज विक्टर फ्रैंकस्टीन का, यानी कि इंटेलिजेंट थे वो, एम्बिशियस थे, ऑब्सेसिव थे, मॉरल कॉन्सिक्वेंस को उन्होंने इग्नोर किया था, रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूरिस ऑफ द मॉडर्न साइंस को, क्रिएचर थे यानी सेंसिटिव, इंटेलिजेंट, इमोशनल, लैंग्वेजेस को लर्न करना, इमोशंस को, वॉयलेंस रिएक्शन होता है बट इंस्टिंक्ट नहीं होता। नेक्स्ट एलिजाबेथ लेवेंजा, सिंबल ऑफ, एलिजाबेथ लेवेंजा सिंबल किसकी थी? डोमेस्टिक हार्मनी की, विक्टिम ऑफ द विक्टर्स एम्बिशन, यानी कि विक्टर्स के एम्बिशन की विक्टिम थी। रोल ऑफ नेचर इन द नोबल, यानी नेचुरल लैंडस्केप हो गया, एल्प्स, लेक्स हो गया जो कि पीस और रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रास्ट विद द डार्क लैबोरेटरीज। रोमांटिक एलिमेंट्स इन द फ्रैंकलस्टीन, एम्फेसिस ऑन इमोशन, सब्लिम नेचर हो गया, क्रिटिक ऑफ रेशनलिज्म हो गया, फोकस ऑन इंडिविजुअल सफरिंग हो गया। इसका कंक्लूजन है, फ्रैंकस्टीन इज अ पावरफुल रोमांटिक क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक एक्सेस, moral responsibility, raises timeless questions about humanity, ethics, society। अब हम PYQs वगैरह देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिवर वाई इन टेंटन अवे, तो इसमें तुम्हें शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है? तो आप ये ऐसे लिख सकते हो, इन टेंटन अवे द रिवर वाई होल्ड्स अ डीप, यानी कि डीप सिंबॉलिक इमोशनल सिग्निफिकेंस को होल्ड करते थे ना विलियम जो वर्ड्समॉथ थे। जो, और अगर तुम ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हें दिखा देती हूँ मैं, ऐसे लिख सकते हो तुम, जो पोएम्स वगैरह तुमने रीड करी हो तुम इसके वैसे लिख सकते हो। ये करके दिखा देती हूँ। है ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तुम्हें ये क्या करना होगा, रेफरेंस मिलेगा तो तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, जो कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि ये लाइन क्या बताता है, क्या एक्स और क्या एड्रेस करता है, उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, फिर सिग्निफिकेंस कंक्लूजन वगैरह देना होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो आप ये सारा कर लोगे तो आपको कहीं मतलब करने की जरूरत नहीं है, आपका इसी से पेपर बन के आ जाएगा और आप इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका एक सब्सक्राइब भी बहुत मैटर करता है मेरे लिए, तो आप प्लीज कर देना। तो प्लीज शेयर भी करना अपने दोस्तों को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।